आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं साथी फैयाज साहब, मंच पर मौजूद इस कार्यक्रम के हमारे तमाम का साथी और इस हॉल के अंदर यहाँ स्थित गया शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और मेरे तमाम संघर्षशील साथियों, काफी समय से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इतनी उमस है, गर्मी है, बावजूद इसके इतने धीरज के साथ और इतने जोश खरोश के साथ अब सब लोग इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए और इसमें इतनी बड़ी संख्या में शिरकत करने के लिए आपकी जो क्रांतिकारी भावना है, मैं इसको सवाल करता हूँ। और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, भारत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में दो बात सबसे पहले आती है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, विशाल और विविध। कितने तरह तरह के लोग हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं, कितने तरह के रीति रिवाज है, कितने खान पान, रहन सहन। तो इस विविधता और विशालता, इसके बगैर हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। और जब हम आजादी के आंदोलन के बारे में भी सोचते हैं तो यही विशालता और विविधता उसके अंदर। वो एक ऐसा आंदोलन जो लाखों करोड़ों लोगों का आंदोलन, 2010 लोगों का आंदोलन नहीं, 2010 दिन का आंदोलन नहीं, 20 साल का, तो बहुत लंबे दौर का आंदोलन, बहुत विशाल आंदोलन, बड़ा आंदोलन, और उसमें तरह तरह के विचार, तरह तरह के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि से सबने हिस्सा लिया। और उसी की देन है जो भी आजादी हमें मिली। तो एक बात जो हम लोग कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन का जो सही इतिहास और उसमें सबको जो जगह मिलनी चाहिए। आज भी हमारे कितने आजादी के आंदोलन के नायक उपेक्षित हैं, गुमनाम हैं, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। कितने आंदोलन हैं, कितने विद्रोह हैं, इसके बारे में लिखा नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो एक तो हमारे सामने जरूर ये सवाल है, लेकिन जो चुनौतियां हम इसका सामना कर रहे हैं वो कुछ और है। वो है कि आजादी का आंदोलन जो हमने कहा कि बहुत व्यापक आंदोलन था और बहुत विविध किस्म के विचार थे। कि उस समय हमारे सामने दो बड़े सवाल थे। दो बड़े सवाल का मतलब कि अंग्रेज जो आ गए देश पर कब्जा कर लिए, तो अंग्रेजों से मुक्ति कैसे मिलेगी, आजादी मिलेगी कैसे, एक सवाल था। और इस सवाल को लेकर के अलग अलग कोशिशें हुई, लोगों ने अलग अलग रास्ते से आजादी हासिल करने की कोशिश की। दूसरा कि ये जो हम आजाद हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं, आजाद, वो होगा कैसा, तो आजादी मिलेगी कैसे और आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा। ये दो बड़े सवाल हमारे सामने थे। जो लोग लड़ रहे थे उन तमाम लोगों के सामने ये सवाल थे। जैसे कल हम लोग गए थे आपके नवादा के सीतामढ़ी में। मुझे तो पहले मालूम भी नहीं था कि बिहार में 2 सीतामढ़ी है। एक जिले के बारे में जानते थे, तो अभी कुछ दिन पहले पता चला कि गांव भी है और वो रजवार विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र था। तो कल हम लोग जब वहां गए और उस पूरे विद्रोह के महानायक, उनकी मूर्तियां भी वहां कुछ लगी हुई है, सरकार की मदद से नहीं बल्कि लोगों की अपनी पहल पर। तो उसके बारे में जब हमने पढ़ा, सुना, वहां के आम लोगों से भी बात हुई, तो पता चला कि उसके अंदर दो बात थी। एक बात थी जरूर कि बाहर से आकर के अंग्रेज कब्जा कर लिए, अंग्रेजों से हमें हिंदुस्तान को अलग करना है, मुक्त करना है। दूसरा था कि गांव में
जो उस समय के बंधुआ मजदूरी था। बंधुआ मजदूर, उनको छुटकारा कैसे मिले, उनको आजादी की जिंदगी कैसे हासिल हो, उसको लेकर के उस कबिया प्रथा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई 10 साल तक लड़ाई चली और उसके बाद कुछ बदलाव आए। इसी तरह से अगर हम अभी गुलाम की बात कर रहे थे, सिद्धो कानून की बात कर रहे थे, तो तमाम आदिवासी विद्रोह को देख लीजिए। आदिवासी विद्रोह में एक बात ये भी थी कि अंग्रेजों से जरूर ये बाहर से आकर के हमारे देश को कब्जा कर लिए, लेकिन आज भी जिन सवालों को लेकर के आदिवासी लड़ रहे हैं, अदानी अंबानी के खिलाफ, जल जंगल जमीन, कैसे हम अपनी जल जंगल जमीन की हिफाजत करें, उस पर जो अपना अधिकार है उस अधिकार को कैसे उसकी रक्षा करें, वो सवाल तब भी था सूत्रों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। ये जब कह रहे थे कि अबुआ राज अबुआ रसूम, अपने देश में अपना राज, तो अपना राज का मतलब जमींदारों का राज नहीं, महाजनों का राज नहीं, मजदूरों का, किसानों का, आदिवासियों का, दलितों का, गरीबों का, मेहनत कशों का राज। ये दोनों सवाल हमारे सामने थे, आजादी कैसे आएगी और आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा। तो अंग्रेज जब आए, हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज आए थे कारोबार करने, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए, कुछ लाइसेंस लेकर के, समझौता करके, और धीरे धीरे पूरे देश पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। तो बहुत अगर सरसरी ढंग से हम बात करें तो 2-4 दौर को हम समझ सकते हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने शुरू कर दिया हिंदुस्तान में व्यापार करना, जो राजा जहां थे उन राजाओं के साथ रिश्ता बनाना और कुछ लोगों से लड़ना। तो करते करते जब 1757 की हम बात कर रहे हैं, उससे 100 साल पीछे चले जाइए, 100 साल और पीछे चले जाइए, तो बंगाल में सिराजुद्दौला, उनको पलासी की लड़ाई में, जंग में, और उसके बाद 64 में हमारे बक्सर की जंग में, तो इस पूरे बंगाल पर, बिहार पर उन्होंने कब्जा जमाया, इनको पराजित करके। और इसके बाद अंग्रेजों ने एक बड़ा काम किया। उनको बात समझ में आई कि इस मुल्क में अगर हमको राज करना है तो सिर्फ लाठी गोली के बल पर तो नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक बड़ा काम किया। सबसे पहले कि हिंदुस्तान में जिसको हम कहते हैं कि जमींदारी प्रथा, जिस जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए इतने बड़े किसान आंदोलन हुए, राजेंद्र सरस्वती का, जगनंदन शर्मा जी का हमारे साथी नाम दे रहे थे, पूरा का पूरा किसान आंदोलन जमींदारी उन्मूलन के लिए खड़ा हुआ था। इस पूरे जमींदारी प्रथा को इस देश में कायम करने का काम, जिसको उन्होंने कहा परमानेंट सेटलमेंट, हमेशा के लिए सेटलमेंट कर दिया। तो जमींदारों का एक पूरा का पूरा तबका, एक पूरा का पूरा वर्ग, उसका निर्माण किया अंग्रेजों ने। और जो सबसे अंग्रेजों के, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, चिटपुट लोग जरूर अलग थे, लेकिन एक वर्ग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के लिए सबसे वफादार, सबसे एक तरीके से मजबूत आधार वो काम उन्होंने किया। 1857 जब आता है, लड़ाई मान लीजिए ठीक है, बैरकपुर के उस छावनी से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन फैल गई बहुत तेजी से, और पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण में कितना था या पंजाब में शायद उस समय नहीं था, लेकिन पूरे उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत, बंगाल से लेकर के दिल्ली, मध्य प्रदेश से लेकर के आपके पूरे दिल्ली, पूरा। तो उस समय अंग्रेजों को एक तरीके से, अंग्रेज इतना सोच नहीं रहे थे कि इतनी बड़ी बगावत, इतना लंबा चलने वाली कोई बगावत, और पूरे देश को झकझोरने वाली, गांव-गांव तक समाज के तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ लेने वाली ऐसी कोई बगावत हिंदुस्तान में हो सकती है, ये उनकी कल्पना में बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया था कि इस देश में अलग अलग इतने राजा हैं, ये देश इतने टुकड़े टुकड़े हैं, अलग अलग है, कहां से एक होकर के लोग लड़ जाएंगे। इतने सालों से इस बात को आज हमारे मोदी जी दिन रात हमें समझाते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी असली आजादी की लड़ाई तो अभी हमने लड़ी नहीं है, वो है इस्लाम से आजादी। और इस देश पर कब्जा जमाने वाला
वो सबसे ज्यादा अभी हमें तो इस्लाम से लड़ना है। तो ये अंग्रेजों को भी लगा था, अंग्रेजों को भी लगा था कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो लंबा इतिहास है, जहां पूरे देश पर मुस्लिम लोगों ने राज किया है और वहां हिंदू प्रजा रहे हैं, तो जरूर हमें हिंदू मुस्लिम का ऐसा टकराव होगा कि आपस में ऐसे लड़ेंगे और ये दोनों मिलकर हमारे खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये अंग्रेजों का विश्वास था। 1857 ने इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने दिखाया कि रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल एक साथ लड़ सकती है और लड़ करके हिंदुस्तान के आजादी के झंडे को बुलंद कर सकती है। कुंवर सिंह और पीर आली एक साथ लड़ सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, समाज का कोई हिस्सा नहीं था इससे अलग। हर जाति से, हर बिरादरी से, हर मजहब से आपको नायक मिल जाएंगे जो 1857 की लड़ाई और रजवाड़ विद्रोह का हम लोगों ने सुना कि वो विद्रोह 1857 को तो आपने कुचल दिया, लेकिन वो आग भड़कती रही। अभी इसी सितंबर में 10-11 सितंबर को हम पलामू गए थे, हमारे अपने नौजवान साथियों का राष्ट्रीय सम्मेलन था और सम्मेलन के मौके पर भी लोगों ने सबसे पहला कार्यक्रम रखा था कि निलंबर और सितंबर पलामू के जिस गांव में शहीद हुए थे, जिस पीपल के पेड़ पर उन दोनों को टांग करके फांसी दी गई थी, उस जगह पे हम लोग गए जहां कुएं में 2-4 नहीं, लोगों ने बताया कि वहां लोग मानते हैं कि 150 लोग उनको फांसी दे करके उनकी लाशें जिस कुएं में वहां फेंक दी गई थी, उस जगह पर लोग चाहते हैं कि समाधि स्थल का निर्माण हो। उस जगह पर हम लोग गए थे। तो वो लड़ाई हमने देखा कि ये 57 से शुरू होकर के 59 के 28 मार्च को जोधर सिंह का भी हम लोग अभी नाम ले रहे थे, वो भी अरवल जहानाबाद से शुरू करके पलामू तक पहुंच जाते हैं और साथ मिल करके लड़ते हैं। तो 57 से 59 तक लड़ाई चलती है और रजवाड़ विद्रोह को 67 तक, तो 10 साल तक लंबी लड़ाई चलती रही। तो अंग्रेजों ने 57 के बाद ये सोच लिया कि कुछ और करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आप देख लीजिए हमारे देश में 1857 में हम लोग बहुत चर्चा करते हैं बड़े बड़े नायकों की, कम चर्चा करते हैं अजीमुल्लाह खान। उस विद्रोह ने हमें एक ऐसा गीत दिया जो हम समझते हैं कि हमारे आज भी हम वंदे मातरम गाते हैं या जन गण मन गाते हैं, उससे कहीं पहले का और कहीं ज्यादा बहुत मजबूती के साथ इस हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है, जो जनता की आजादी, जनता की मिल्कियत है इस देश में, उस भावना को रिफ्लेक्ट करने वाला गीत जो कहता है कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, ये मुल्क के हम मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं। जो राहत इंदौरी साहब बाद में लिखते हैं कि ये तुम जो आए हो इस मकान में, तुम कोई मालिक नहीं हो और हम कोई किराएदार नहीं है। तो ये जो मुल्क के हम मालिक है, ये 1857 ने इस भावना को जगा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो अंग्रेजों ने इसके बाद तय किया कि इस देश में अगर राज करना है तो फूट डालो और राज करो, फूट डाल करके ही राज करेंगे। और ये जो उन्होंने कोशिश शुरू की, फूट डालो और राज करो, अंततः वो कोशिश कुछ कामयाब हुई। और इसीलिए आजादी के आंदोलन में जरूर हम सबके लिए मन में जो सबसे पीड़ा की बात होती है कि जब आजादी हमें मिल रही होती है उस समय देश का बंटवारा भी होता है और वो बंटवारा बहुत पीड़ा देने वाला, बहुत दुखद। कितने लोगों की जान गई, कितने लोग इधर से उधर हुए, बेघर हुए, कितने परिवार, कितने लोग, पूरे इतिहास में कम ऐसा उदाहरण मिलेगा। और ये शायद वो जख्म है जिसको लेकर के आज हिंदुस्तान में जो फांसीवाद पनप रहा है और कोशिश कर रहा है कि मुल्क को हम बर्बाद करके रख दें, तो वो शायद उसी को, उसी जख्म को अपनी पूंजी बना करके उसी पर अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो ये हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हमने चर्चा की, विविधता की, हमने चर्चा की, विशालता की। इसमें तरह तरह के लोग हैं और जरूर हम कहते हैं कि आज जो बिहार में महागठबंधन बना, तो आप तो महागठबंधन को आज बनते हुए देख रहे हैं। चुनाव में लग रहा है कि कुछ सीटों के लिए, कुछ वोटों के बिखराव को तोड़ने के, रोकने के लिए, लेकिन हम तो देखते हैं कि एक महागठबंधन हमारे पूरे आजादी के आंदोलन में था।
एक महागठबंधन आजादी के आंदोलन में था जो पूरा का पूरा कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग किस्म की धारा। हम अगर गांधी का नाम लेंगे, नेहरू का नाम लेंगे, सुभाष बोस का नाम लेंगे तो एक साथ कभी थे, फिर अलग हुए, अलग अलग धारा है। आप इसके बाहर चले जाएंगे तो अब भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर के पूरे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक से सारे शानदार उनका इतिहास है। तो यहाँ से लेकर के पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में शायद आप आजादी के आंदोलन के नेता के रूप में नहीं जानते। जैसे अम्बेडकर का ही हम नाम ले रहे हैं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अम्बेडकर अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने क्या किया नहीं किया। अंडमान में गए, ब्रिटिश जेल में गए, आपको शायद ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा और देश के अंदर सामाजिक गुलामी है जिसके बारे में महात्मा फुले 1873 में लिखते हैं गुलामगिरी, और कहते हैं कि इस गुलामगिरी पर रोक लगनी चाहिए हिंदुस्तान में। ये सामाजिक बदलाव, दलितों का उत्पीड़न, जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति का उन्मूलन जिसके बगैर वो कहते हैं कि आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। वो अगर एंटी नेशनल हम कहते हैं, अगर एंटी नेशनल कोई चीज है हिंदुस्तान में तो एक नंबर वो चीज है कास्ट। ये जाति प्रथा, ये पूरे जाति हमारे देश में अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। तो ये तरह तरह के विचार और जरूरी विचार जो विचार मैं समझता हूँ कि आजादी के आंदोलन के साथ उसकी जरूरत खत्म नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे समय बीत रहा है बहुत सारे ऐसे विचार है, सोच है जिसकी जरूरत आज ज्यादा है, उसकी प्रासंगिकता ज्यादा है। लेकिन हमारे सामने जो विडंबना है आज वो है कि आजादी के आंदोलन में इतने सारे लोग तो थे लेकिन कुछ लोग नहीं थे, और कुछ लोग नहीं थे, सिर्फ नहीं थे ये कहना भी पूरा सच नहीं है। नहीं थे कहना आधा सच है। पूरा सच है वो आजादी के आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, वो आजादी के दुश्मन थे उस समय। और जो आजादी के दुश्मन थे आज वो सत्ता पर काबिज है, और इस मुल्क को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। ये है आज सबसे बड़ी चुनौती। अलग अलग छोटी छोटी चुनौती है, रोजगार का सवाल है, राशन का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है। उन तमाम सवालों पर हम लोग लड़ रहे हैं। मैं बड़े सवाल की बात कर रहा हूं जो आज सबसे हमारे सामने बड़ी चुनौती है। तो आजादी के आंदोलन के दौर में, आजादी के आंदोलन हम भारत में लड़ रहे थे। उस समय तो आज हम लोग जैसे कहते हैं कि भाई दुनिया, हमारे अंबानी ने नारा दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में। कोई कहता है कि दुनिया आज एक गांव है, तो दुनिया मोबाइल फोन से, इंटरनेट से, टेलीविजन से बहुत नजदीक है। हम सब दुनिया के कहाँ क्या हो रहा है सब जानते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन फिर भी हम जिस कार्ल मार्क्स का नाम लेते हैं, हमारी पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है, और ये आपको जानना चाहिए, जानते भी होंगे कि 1857 की लड़ाई जब भारत में लड़ी जा रही थी उस समय कार्ल मार्क्स लंदन में बैठ करके वो अपनी जो उनकी सबसे मशहूर किताब है पूंजी, उसकी रचना कर रहे थे। वहां के लाइब्रेरी में बैठ करके अध्ययन कर रहे थे, और उसी समय उनके पास हिंदुस्तान से भी खबर पहुंचती थी। उन दिनों खबर पहुंचना, खबर संग्रह करना इतना आसान नहीं था, खबरें इतनी तेजी से नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी खबरें मिलती थी। और हमारे यहाँ की खबर जो उनको मिलती थी, बड़ी उम्मीद थी उनको। सबसे पहले 1857 की लड़ाई को, हिंदुस्तान का ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, एक पूरे देश को बदलने वाला एक विद्रोह है, एक ऐसा मोड़ है। ये कार्ल मार्क्स ने उसी समय जिस वक्त यहाँ लड़ाई चल रही थी और वो लंदन में बैठ करके अपना लिखते थे, अमेरिका के अखबार में उनके लेख छपते थे, वो दुनिया को बता रहे थे कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है।
हिंदुस्तान में क्या चल रहा है बता रहे थे दोनों बात कि अंग्रेज जो अपने देश में खूब लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने देश में खूब आजादी की बात करते हैं, व्यक्तियों की आजादी, स्वतंत्रता, समानता, बहुत बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए अगर आप समझना चाहते हो कि ये जो कह रहे हैं उसका असली मतलब क्या है, तो यहां लंदन के पार्लियामेंट में बैठ करके क्या कह रहे हैं भाषणों से समझ में नहीं आएगा। समझना है तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वहां जाकर के देखो, जहां जहां इसने कब्जा कर रखा है, किस तरह से वहां लूट है, किस तरह से अत्याचार है, किस तरह से जनसंहार रचा रहे हैं, दमन चल रहा है, वहां जाकर के देखो। इसकी जो बड़े सभ्यता की बात करते हैं, इस सभ्यता का असली चेहरा, रंगा चेहरा देखो हिंदुस्तान में दिख रहा है। इस बात को वो पूरी दुनिया को बता रहे थे, वो दुनिया को बता रहे थे। क्या क्या जानते हैं हमारे देश में जब विकास की बात होती है तो क्या बात होती है? विकास की बात होती है कि बुलेट ट्रेन चले, विकास की बात होती है कि अब हमारे देश में स्मार्ट सिटी बन रही है, इस तरह से सड़कें इतनी चौड़ी हो रही है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, आने वाले दिन में 10 लेन, 12 लेन की बात होती है। तो ये विकास की हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि तेजी से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। हम इसकी बात नहीं करते हैं कि किस कीमत पर ये विकास आ रहा है, इस विकास की कीमत कौन चुका रहा है, समाज के कौन लोग हैं, इस पूरे देश की प्रकृति का क्या विनाश हो रहा है, हम इसकी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स उसी समय बैठ करके वो कह रहे थे, ये जो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को आधुनिक बना दिया, हमने रेलवे का लाइन बिछा दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब उन्होंने कहा कि आपने हिंदुस्तान के लिए नहीं किया, अपने लिए किया है। आपको असम में चाय बागान में मजदूर चाहिए, आपको चाय बागान में चाय उत्पादन करने के लिए झारखंड से, उड़ीसा से लोगों को उठा के ले जाना है, आपको कहीं कोयला ढोके यहाँ से वहां ले जाना है, आप इसके लिए लाइन बिछा रहे हो, कर रहे हो, और पूरे हिंदुस्तान से लूट करके हिंदुस्तान के जो बुनकर थे उन बुनकरों को ध्वस्त करके, दबा करके मैनचेस्टर में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप चला रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, आप हिंदुस्तान को तबाह कर रहे हो। लेकिन उस समय भी कह रहे थे कि बात तो सही है कि अगर आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो, अगर कल कारखाने बने, अगर रेलवे की लाइन पीछे, अगर बातें कुछ बढ़े, तो ये कभी ना कभी तो काम आएगा। कब काम आएगा? कब काम आएगा? तो मार्क्स कह रहे थे उस समय, ये तब काम आएगा जब हिंदुस्तान के लोगों के पास इतनी ताकत हो जाएगी कि वो इस पूरे अंग्रेजों का ये जो पूरा भारत पर कब्जा है इसको उठा करके फेंक देंगे। जब यहाँ के लोग जब पूरा मुल्क को अपने हाथ में ले लेंगे, तो आप जो आधुनिकता के नाम पर आप कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उस आधुनिकता पर जब कब्जा होगा हिंदुस्तान के लोगों का, तब उस समय होगा। तो हमें लगता है कि देश की आजादी की लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे थे, लेकिन बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है। जब हम चले आते हैं 20वीं सदी में, तो 2 खास घटना घटती है और जिसका काफी असर हमारे देश पर हो जाता है। मैं विश्व युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, जो महायुद्ध दुनिया का एक पहला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों युद्ध का बड़ा असर था। पहले विश्व युद्ध के दौर में और उसके तुरंत बाद 2 घटना घटी। पहली घटना 1917 में रूस में इंकलाब होता है। रूस में इंकलाब होता है 1917 के, जिस समय इंकलाब हुआ था उस समय के कैलेंडर के हिसाब से उन लोगों ने उसको अक्टूबर क्रांति कहा, बाद में कैलेंडर एडजस्ट हुआ, वो अक्टूबर जाकर के नवंबर हो गया। आज हम उसको 7 नवंबर क्रांति दिवस के रूप में जानते हैं। हालांकि अब वो सोवियत यूनियन की आज नहीं है, वो अलग कहानी है। लेकिन उस समय 1917 में रूस में जो इंकलाब आया, जारशाही, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत क्रूर जमींदारी, बहुत क्रूर राजा का शासन, सामंती शासन, शोषण था, उसको रूस के लोगों ने खत्म कर दिया। और खत्म करके उन्होंने आजादी का झंडा बुलंद किया, जिस झंडे का रंग था लाल, और जिस झंडे पर लिखा हुआ था समाजवाद, कि हम पूरे रूस में समाजवाद कायम करेंगे, और जिस समाजवाद में हर मजदूर को, हर मेहनतकश को
अपना बराबरी का हक मिलेगा। जो हमारे अजीमुल्लाह साहब जो लिख रहे थे 1857 में, हम आए इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, तो रूस के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि हम हैं इसके मालिक, ये रूस हमारा है, समाजवाद के रूप में उन्होंने इसको कर दिया। इसका बड़ा असर हुआ, इसका बड़ा असर हुआ। और हम जब भगत सिंह की चर्चा करते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भगत सिंह जब फांसी के फंदे पर जब चढ़ रहे थे, उस समय भी उनके पास लेनिन की किताब, उस समय भी लेनिन को पढ़ रहे हैं। लेनिन के जन्मदिन पर, रूस के बनने पर उस समय यहाँ से टेलीग्राम करके भेज रहे हैं। भगत सिंह अकेले नहीं, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान से लेकर के उस दौर के हमारे एक से एक क्रांतिकारी हिंदुस्तान के नौजवान, वो इसी से उनको प्रेरणा मिली थी कि जो रूस में हुआ है वो हिंदुस्तान में हम लोग करेंगे। रूस में जब क्रांति हुई तो लोगों को एक उम्मीद थी, लेनिन को भी एक उम्मीद थी। उम्मीद क्या थी कि हमारे यहाँ जो इंकलाब हुआ है, अगल बगल के देशों में भी इंकलाब होगा, क्योंकि ये जो पूंजी है, जिस पूंजी से हमारी लड़ाई है, ये पूंजी किसी देश को नहीं मानती, किसी देश की सीमा को नहीं मानती, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। वो पूरे दुनिया में जहां भी मौका मिले वहां जाकर के कब्जा करना चाहती है, मुनाफा लूटना चाहती है। पूंजी के लिए पूरी दुनिया है। तो अगर पूंजी के लिए पूरी दुनिया है, तो उसको अगर हमें वाकई शिकस्त देना है, उसको इस दुनिया पर उसका जो कब्जा है उसको खत्म करना है, तो हमें भी दुनिया के पैमाने पर उसको पीछे धकेलना है। और इसीलिए मार्क्स की भी उम्मीद थी कि हो सकता है किसी एक मुल्क में हो, लेकिन एक मुल्क से शुरू होकर के फैलेगा, अलग अलग मुल्क में जाएगा। तो लेनिन उम्मीद कर रहे थे कि रूस का जो इंकलाब, रूस के बाद शायद इटली का नंबर आ जाए, शायद फ्रांस का नंबर आ जाए, शायद जर्मनी का नंबर आ जाए, शायद अगल बगल में इन देशों में क्रांति हो जाए। ये सोच क्रांतिकारियों की थी। लेकिन क्रांति जब आप करते हैं तो जिनको आप सत्ता से बेदखल करते हैं, उनकी सोच रहती है कि क्रांति को हम कैसे कुचल दें। जैसे 1857 में हमारे देश में जो क्रांतिकारी थे, उनकी सोच थी हम हिंदुस्तान को आजाद कर दें। अंग्रेजों की सोच थी कि कैसे 1857 को हम कुचल दें, और 1857 से जो भावना जगी है, जो देश के अंदर चेतना जगी है, उस चेतना को, उस भावना को हम कैसे कूद करके, दश्त करके, उसको कुचल करके रख दें, ये अंग्रेजों की कोशिश थी। तो हर क्रांति के बाद एक तरफ जैसे क्रांतिकारी भावना उसका उभार होता है, वैसे ही जो प्रति क्रांतिकारी है वो इस क्रांति को खत्म करने के बारे में भी सोचते हैं। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस के बाद अगल बगल के देशों में क्रांति नहीं हुई। 1922 में, ठीक आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, आज हम हिंदुस्तान को जिस फांसीवाद की चर्चा कर रहे हैं, उस फांसीवाद का पहला मॉडल दुनिया के पैमाने पर पहली बार सत्ता में फांसीवादियों का आना, ये होता है 1922 में इटली में। इटली में वहां मुसोलिनी, हिटलर से पहले मुसोलिनी उस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस देश पर कब्जा जमाते हैं, और पूरे इटली के अंदर जो मजदूरों का आंदोलन था तहस नहस करके रख देते हैं। जो भी वहां मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, छात्र नौजवानों की लड़ाई है, वहां के कला संस्कृति को लेकर के जो भी प्रगतिगामी लोग हैं, सबको जेल में डाल करके, बंद करके पूरे फांसीवादी निजाम कायम करते हैं इटली में 1922 में। हम इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि 1922, आज हम 2022 में हैं। तो इतिहास में हमें कुछ अच्छी चीजों को याद नहीं रखना। इतिहास के अंदर जब जब इस तरह का बहुत कोई बड़ा दमन हुआ है हमारे खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, अगर कोई ऐसा कोई काम हुआ है, उसको भी इतिहास में जरूर जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। नहीं तो लोग कहते हैं कि इतिहास से सबक नहीं लेते, तो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त करेंगे। तो हम इसलिए इतिहास से सबक लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो 1922 में, तो 1917 में जो क्रांति हुई, हमने बताया रूस की क्रांति ने, रूस के इंकलाब ने हिंदुस्तान में आजादी के आंदोलन में बहुत जबरदस्त आवेग पैदा किया।
बहुत अवैध पैदा किया, बहुत सारे लोग खड़े हुए कि नहीं, रूस में जो हुआ है हम हिंदुस्तान में भी करेंगे। 1922 में इटली में जो हुआ उसने भी हिंदुस्तान पर असर डाला। वो असर क्या था? 1925 में जो संगठन बना जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, 1925 में बना नागपुर वाले। वो कहां से ऊर्जा लेकर के आए, कहां से पढ़ करके आए, कहां से सीख करके आए? उसी इटली से, उसी मुसोलिनी से। और ये तमाम चीजें आज जो लोग इतिहास पर चर्चा करते हैं किताबों में हैं। एक मुंजे साहब थे जो आरएसएस के जो संस्थापक हैं, हेडगेवार उनके एक तरीके से उनके भी नेता थे। वो मुंजे साहब गए मुसोलिनी से मिले और मिल करके वहां आकर के बोले कि वहां जो इटली वाले कर रहे हैं हमें भी हिंदुस्तान में ऐसा करना चाहिए, हमें भी इसी तरह से गिरोह बनाना चाहिए इस देश के अंदर। तो वो तब से, इसलिए आज जो आप देख रहे हैं तो फर्क इतना है कि मुसोलिनी सबसे पहले सत्ता में आ गए, हिटलर बहुत पहले सत्ता में आ गए। सत्ता में जब आ गए तो खुल गए। लोगों को शुरू में तो इतना भरोसा भी, मैंने आशंका इतनी नहीं थी, भरोसा क्या होना था, आशंका नहीं थी इतनी। वो समझते हैं कि भाई सब लोग हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो दमन करेंगे, कुछ कठोर राज्य चलाएंगे। लेकिन कितना कठोर हो सकता है, कितना दमन हो सकता है? तो उस कठोरता, उस दमन, उस क्रूरता, उसकी भी शायद कोई सीमा तो जरूर होगी। लेकिन इतिहास ने दिखा दिया, 15-20 साल के इटली के और जर्मनी के इतिहास ने दिखा दिया कि बेलगाम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये सत्ता में रहेंगे, इसका बस चलेगा, ये पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। और पूरे, जैसे वो हिटलर कहते थे कि हमें पूरे दुनिया पर जर्मन लोगों का, जो हम प्योर ब्लड, हमारा खून सबसे पवित्र है, शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध लोग हैं, अपवित्र लोग हैं, तो हम इस पूरे पवित्र खून वाले जो लोग हैं, हम पूरी दुनिया पर इसका पूरा कब्जा जमाएंगे और दुनिया पर इसको करेंगे। तो उन्होंने उसके नाम पर क्या नहीं किया? लाखों की तादाद में लोगों का कत्लेआम किया। कितने तरह से पूरे विज्ञान का इस्तेमाल इसलिए किया कि बहुत, अगर आपको कितने जल्दी कितने लोगों की हत्या आप कर सकते हैं। गैस चैम्बर, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक, विज्ञान, उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द कैसे मौत का घाट उतारा जा सके, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अब सोच लीजिए कितने खतरनाक दिमाग होता है जब वो ऐसे काम करने लगते हैं कि हम कितने तेजी से, कितने ज्यादा लोगों को कितना गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तांडव के लिए, तबाही के लिए वो बैठ करके अपने सत्ता का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मुसोलिनी और हिटलर, दुनिया को पता चल गया ये लोग क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। पूरी दुनिया ने तय कर लिया कि भाई और कुछ भी हो जाए, इसकी तो इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि पहले हमारे अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले ये सोच रहे थे कि अगर ये मुसोलिनी है और हिटलर है, ये रूस को ठंडा करके रखते हैं, ये रूस वालों को सबक सिखाएंगे, दुनिया में और कहीं क्रांति नहीं होगी, इसकी गारंटी करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि सिर्फ इतनी गारंटी नहीं करेंगे, वो तो इससे आगे चले जाएंगे, इससे आगे जा करके जो इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा है, जो अमेरिका की दादागिरी है, वो सबकी दादागिरी खत्म कर देंगे अपनी दादागिरी थोपने के लिए। तब जाकर के इन्होंने कहा कि नहीं, ये दादागिरी हम नहीं चल दे सकते हैं। तो फर्क ये है कि रूस उस समय, रूस को खत्म करने के लिए जो जर्मनी और इटली में फांसीवाद आया, उस पर तो दुनिया ने काबू पा लिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उसी फांसीवादी विचार को लेकर के जो संगठन बना, जो आंदोलन शुरू हुआ, जो साजिश चल पड़ी, वो साजिश लेकिन रुकी नहीं। और वो 100 साल में आज यहाँ पहुंच गई है जहाँ वो सत्ता में है। और हम लोग अभी भी कम से कम इतना लोकतंत्र बचा है कि हम बैठ करके इस पर खुल करके बात कर पा रहे हैं। ये भी कब तक कर पाएंगे, कि कहना मुश्किल है अगर इस सत्ता में बने रह गए तो।
तो ये है आज हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी घटना। ये जो फांसीवाद आया है, हमें लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है कि इससे हम कैसे लड़े। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देश का बंटवारा हुआ। बंटवारा कैसे हुआ? अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, और फूट डाल करके देश को दो हिस्से में बांट करके तब उगे। राज भी किए फूट डाल करके, और जब देश से गए तब भी फूट डाल करके देश को बांट करके गए। और इसमें निश्चित तौर पर यह हम सबको आज जानना चाहिए कि सावरकर का सबसे बड़ा अपराध ये नहीं कि वो 6 बार माफी मांगे थे। हो सकता है कोई फांसी के फंदे पर चढ़ जा सकता है, किसी को डर लग सकता है, कोई माफी भी मांग सकता है, वो तो मान लेंगे कि इंसान की कमजोरी है। सावरकर का सबसे बड़ा अपराध इस देश में, इस मुल्क में सबसे बड़ा जुर्म जो उन्होंने किया, जिस देश में 1857 होता है और जो 1857 ऐलान करता है कि हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, जिस देश में पूरा देश एक साथ खड़ा होता है, वहां आकर के ये शख्स कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र है। क्यों? राष्ट्रवाद की उन्होंने नई परिभाषा कर दी। क्या परिभाषा है? कि आपका पितृभूमि और आपका पुण्य भूमि एक ही होना चाहिए। क्या मतलब इसका हुआ? कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, चलो ठीक है पैदा हुए, मान लेंगे। उस समय का आधार कार्ड नहीं था, आपको कहेंगे आधार कार्ड दिखाओ, आधार में कहाँ है, तुम्हारा क्या है, एनआरसी में नाम दिखाओ, कब पैदा हुए थे, नहीं पैदा हुए थे। उस समय इतनी बात नहीं थी, मान लिया कि जब आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये भी दिखाओ कि जिस मजहब को आप मानते हो वो मजहब में इसी मुल्क में पैदा हुआ है कि नहीं, वो है आपका पुण्य भूमि। इसका मतलब है कि अगर आप इस्लाम को मानते हैं, आप ईसाई धर्म को मानते हैं, तो आप इस देश में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपका मजहब इस मुल्क का नहीं है। आपका मजहब जब इस देश में पैदा नहीं हुआ तब आप 2 दर्जे के हैं, आप 1 नंबर के हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ये थ्योरी लेकर के आए कि पुण्य भूमि और पितृभूमि एक होनी चाहिए, दोनों एक हो तब उसके। ये जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व क्या है? ये वही है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म है, उसको भी लेकर के लोग बहस करते हैं, उसमें कितनी तरह की धाराएं हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि इस विविधता का ही नाम, जैसे हिंदुस्तान है वैसे हिंदू धर्म भी, उसमें भी अलग अलग देवी देवता, अलग अलग पूजा रीति रिवाज, सब ठीक है। वो कह रहे थे नहीं, मिलिटराइज हिंदुइज्म एंड हिंदुआइज द मिलिट्री, कि जो अंग्रेजों की सेना है उसमें भर्ती हो जाओ। जब लोग कह रहे थे कि 1942, हम चर्चा कर रहे हैं कि 1942 में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोली खा करके, हम तो देखते हैं कि बिहार में किसी भी थाने में चले जाइए तो बगल में लोग याद करते हैं इस थाने के बाहर गोली चली और यहाँ कितने लोग शहीद हो गए थे तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में। लेकिन वो क्या कह रहे थे कि सेना में दाखिल हो जाओ और सेना के अंदर उसको हिंदू सेना बना डालो और हिंदू धर्म को भी एक पूरा मिलिटराइज कर दो कि इसमें सब लोगों को एक ही तरह से चलना होगा। ये कहां से आया? राम, जय श्री राम का नारा, उस नारे का ये मतलब तो नहीं था, तो मतलब आज निकाला जा रहा है। राम का जो चेहरा बनाया जा रहा है वो चेहरा भी तो ऐसा नहीं था। वो जो गाड़ी के पीछे एक हनुमान का बड़ा गुस्सा हुआ हनुमान का चेहरा दिया जाता है, वो तो बजरंगबली का भी चेहरा नहीं था। तो ये जो पूरे गुस्सा, ये जो पूरी नफरत, ये जो पूरा एक आक्रामक पूरा धर्म के वहां पर चेहरा बनाया जा रहा है, इसको उन्होंने कहा था कि मिलिटराइज करो। तो ये है सावरकर का सबसे बड़ा जुर्म इस देश के खिलाफ, जो उन्होंने थ्योरी दी इस देश को बांटने का और अंततः देश बटा। देश जब बट गया तो हमारे सामने आज क्या है? अब हमको मान लेना पड़ेगा। हम जरूर कहें कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज इतिहास ने हमको बांट दिया। हम एक भूगोल थे, भूगोल के रूप में हम एक थे, संस्कृति के रूप में भी हम एक थे। पश्चिम बंगाल में जाइए तो ये बंगाल और बांग्लादेश बहुत कोई फर्क आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप पंजाब में चले जाइए, पूरे उत्तर भारत में चले जाइए,
पूरे आप देख लीजिए, पंजाबी अगर आप बोलते हैं, उर्दू अगर आप बोलते हैं, आपका पूरा का पूरा साहित्य, आपकी पूरा का पूरा संस्कृति, आप पाकिस्तान और इसमें आइए तो बिल्कुल कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा। भगत सिंह को आज पाकिस्तान भी लोग मानते हैं। अगर कुछ देश के, मैं तो देखता हूँ कि पूरे दक्षिण एशिया के, पूरे साउथ एशिया के कोई नायक हैं तो भगत सिंह को लोग मानते हैं कि भाई भगत सिंह हमारे थे शहीद आजम। तो ये जरूर इतिहास में उसकी विडंबना है, उसने हमको बांट दिया तो हम अलग हो गए। अलग होकर के भी हम बहुत सारे मायनों में एक है। हमारे स्वार्थ एक है, हमारी स्थितियां एक है, गरीबी एक है, भूखमरी एक है, सब कुछ एक है। अभी पाकिस्तान में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, पाकिस्तान बाढ़ की गवाह है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, बाढ़ तो पहले कुछ हिस्सों में कभी कभी जैसे था, अब तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। बेंगलुरु शहर में आप देखेंगे किस तरह से बाढ़ का पानी कैसे मकानों में घुस करके, तो अब तो कोई जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से पूरे प्रकृति का विनाश किया गया, आज तो सब उसी में हम सब लोग एक साथ हैं। तो हमारे बीच में ये जरूर हमारे रिश्ते बनने चाहिए। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती, भारत और बांग्लादेश की दोस्ती, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पूरे दक्षिण एशिया की दोस्ती। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने कहा कि 15 अगस्त हम आजादी का मनाएंगे, 14 अगस्त हम जो देश का विभाजन हुआ उसकी जो विभीषिका है उसको याद करेंगे। 14 अगस्त का मतलब क्या है? 14 अगस्त पाकिस्तान बना। 14 अगस्त पाकिस्तान के लोग मनाते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक तरीके से उनके देश का अपना दिवस है, तो पाकिस्तान डे। उस दिन को आप हिंदुस्तान में याद करना चाहते हैं, तो आप करना क्या चाहते हैं? तो हम जो चाहते हैं कि इतिहास का अगर हमको सबक लेना है, हमें सबक तो यही लेना है, सबक तो यही लेना है कि अगर धर्म के नाम पर कोई अगर कोशिश करेगा भारत जैसे देश में, किसी भाषा के नाम पर, किसी एक धर्म के नाम पर, किसी एक के नाम पर अगर देश एकताबद्ध है, इसका मतलब अगर आप कह देंगे कि एक नेता, एक विचार, एक धर्म, एक पार्टी, अगर आप कह देंगे तो हिंदुस्तान को तोड़ के रख देंगे, जैसे उस समाधान के आंदोलन में आपने किया। आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि टुकड़े टुकड़े गए, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जेएनयू के छात्रों पर आरोप लगाते हैं टुकड़े टुकड़े गए, लेकिन देश को टुकड़ा करने का काम, टुकड़े टुकड़े करने का, टुकड़े टुकड़े गैंग, असली गैंग हिंदुस्तान में आरएसएस है, टुकड़े टुकड़े असली गैंग भारतीय जनता पार्टी है कि देश को टुकड़ा करना चाहती है। आप टुकड़ा करने के लिए इस बात को आज कह रहे हैं। आरएसएस वाले एक अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मैं अखंड भारत का मानचित्र देखा, मैं दंग रह गया कि कहां से अखंड भारत आएगा। उस अखंड भारत का आपने देखा होगा, अखंड भारत क्या है? अखंड भारत कह रहे कि अफगानिस्तान से शुरू होगा, अफगानिस्तान से लेके पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में चले जाइए तो अफगानिस्तान अखंड भारत में, दक्षिण में चले जाइए तो श्रीलंका अखंड भारत में, पूरब में चले जाइए तो म्यांमार अखंड भारत में, आप उत्तर में चले जाइए तो नेपाल अखंड भारत में, भूटान अखंड भारत में और तिब्बत अखंड भारत में। ये कहां से सत्यवाद दिखा रहे हैं? ये अखंड भारत के नाम पर ये जो आप सत्यवाद दिखा रहे हैं, एक तरफ पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में 70 साल में जो कुछ बना था उसको बेच रहे हैं, अदानी अंबानी के हाथ में सौंप रहे हैं। आज हमारे गौतम अदानी दुनिया के कुछ देर के लिए 16 तारीख को कुछ देर के लिए वो दूसरे सबसे बड़े अमीर बन गए थे। थोड़ी देर बाद उनके शेयर की, तो शेयर के कीमत के आधार पर आकलन किया जाता है, तो शेयर के कीमत के आधार पर फिर तीसरे नंबर पर आ गया, तो दूसरे हो गया तीसरे। ये जो गौतम अदानी तीसरे नंबर पर आ गए, कहां से आ गए? हिंदुस्तान के सारे बैंक के सारे पैसे आप उनको दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बैंक के पैसे लेकर के सबसे बड़े कर्जदार, सबसे बड़ा कर्ज लेकर के हमसे पैसा लेते हैं। मोदी जी जाकर के ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि इनको कोयला खदान दे दो, ऑस्ट्रेलिया के लोग विरोध करते हैं कि नहीं, यहाँ हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा, और वहां जाकर के मोदी जी के दबाव में उनको कोयला खदान दे दिया जाता है। हिंदुस्तान के बैंक के पैसे से जाकर के वहां कोयला खदान से कोयला निकालते हैं और उस कोयले को फिर हिंदुस्तान में बेचते हैं। हिंदुस्तान में अभी एनटीपीसी वाले फरमान जारी करते हैं कि आपको जो बिजली के लिए कोयला चाहिए वो हिंदुस्तान से निकाले गए कोयले से नहीं होगा, कुछ बाहर से भी चाहिए उसमें से, और ऑस्ट्रेलिया का कोयला कुछ खास है वो कोयला चाहिए, यानी अदानी वाला कोयला चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया भूल जाइए, आप सोच लीजिए, जान लीजिए कि अदानी को पैसा देंगे, वो दुनिया में जाकर के कहीं से कोयला निकालेंगे, उसी कोयलों को हिंदुस्तान से पूरा बेचेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के सारे बंदरगाह उसके पास है। गुजरात के बंदरगाह में सबसे ज्यादा अगर कहीं कोकेन पकड़ाता है, सबसे ज्यादा कहीं नशा पकड़ाता है, उनके बंदरगाह में, वो पूरे जहाजों में कोई कार्रवाई नहीं होती। अब तो पूरा ऐसा हो गया कि हवाई अड्डा उसके पास, सड़क उसके पास, पूरे देश के बंदरगाह उसके पास। तो जो आप आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, सब कुछ थ्रू अदानी होगा, थ्रू अदानी होगा। सारा पैसा कहीं ना कहीं उसके पास, उसका पूरा पैसा जाएगा और अदानी हो जाएंगे सबसे बड़े अमीर। तो ये जो आज हो गया, एक तरफ आरएसएस, एक तरफ अदानी अंबानी, और आरएसएस और अदानी अंबानी के साथ साथ एक तीसरा फैक्टर भी है, जिसका अगर नाम मैं नहीं लूंगा तो ये किस्सा अधूरा रह जाएगा। वो है अमेरिका। वो है अमेरिका, और अमेरिका का गहरा मित्र है इजराइल। ये जो जहां देश को ले गए हैं, जहां देश को ले गए हैं कि अमेरिका के सबसे वफादार बना करके, और बस अमेरिका के एक तरीके से पिट्ठू देश बना दे रहे हैं। इतने बड़े देश, आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। हम सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी उसको नहीं खत्म करना चाहते थे, हम दुनिया में साम्राज्यवाद को खत्म करना चाहते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी मुल्क अमेरिका, दुनिया पर जिसकी दादागिरी चलती है, और उसके साथ आप साठगांठ करके देश को कहां ले जाना चाहते हैं। तो ये आजादी के 75 साल में बहुत एक बड़ी विडंबना हमारे सामने है। और इसीलिए आज अगर हम कहेंगे आजादी के आंदोलन की विरासत, आजादी के आंदोलन का सबक, बस एक सबक है, एक विरासत है कि इस देश में फिर से आजादी की लड़ाई होगी, जिसको हम कहेंगे कि दूसरी आजादी की लड़ाई। नहीं तो वो आजादी ने हमको जो कुछ दिया सब खतरे में है। उस आजादी ने हमें एक आधुनिक हिंदुस्तान का कम से कम दिया खाका, जो संविधान के तहत चलेगा। जिस संविधान ने ऐलान किया कि हम भारत के लोग, किसी आसमान से कहीं किसी ने फरमान नहीं जारी किया, किसी मजहब से हमको नहीं ये प्रेरणा मिली, हम भारत के लोग, हर तरह के लोग, हम मिल करके इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। ये ऐलान हमने किया है, ये संविधान ने किया है, हमारा संविधान। और आज इस संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई नई बिल्डिंग जब बनेगी तो नई संसद में पुराना संविधान क्यों? अगर संसद नहीं होगी तो संविधान भी नया हो। और उस नए संविधान, अभी तो संविधान नया एक इंटरनेट पे चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से काशी में ले आओ राजधानी, और नया संविधान 720 या 750 पन्ने का होगा, जिसका 320 पेज लिखा जा चुका है, उसका मसविदा भी घूम रहा है। ये सब वो देख रहे हैं कि कैसे टेस्ट कर रहे हैं कि लोग कितना क्या सोच रहे हैं। तो खैर, संविधान तो अभी जो है उसी संविधान को रहते हुए ही उसका कोई मतलब अब नहीं रहेगा। संविधान है किताब के रूप में, जो उसका मतलब होना चाहिए वो मतलब अब नहीं है। और इसीलिए तो संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हिंदुस्तान की जो पूरे हमारे सामने इतिहास का जो सबक है कि अगर आप धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता की परिभाषा तय करेंगे और उसके आधार पर राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तब इतने विशाल देश को, इतने विविधता से भरे हुए देश को आप बर्बाद करेंगे, आप इस देश को कमजोर करेंगे। ये इतना बड़ा सबक आजादी के आंदोलन ने हमें ऊर्जा भी दिया, हमें प्रेरणा भी दी, हमें बहुत जीत भी हासिल हुई, लेकिन नुकसान भी हुआ, और उसमें बहुत बड़ा सबक भी हमको मिला। तो उस आजादी के आंदोलन से अगर हम कुछ भी ना सीखें और गलत चीज सीखें और गलत चीज सीख करके आज उसी को पूरे देश पर थोपने की कोशिश करें, तब तो हमारे सामने एक ही रास्ता बचता है। गांधी जी भी कहेंगे यही बात, आपके सुभाष बोस भी कहेंगे यही बात, भगत सिंह को पढ़ेंगे, भगत सिंह भी कहेंगे यही बात, अंबेडकर को पढ़ेंगे, फूले को पढ़ेंगे, उनकी किताबों से भी आपको यही एक तरीके से निष्कर्ष मिलेगा कि
कि आज हिंदुस्तान जहां इन लोगों ने पहुंचा दिया है, तो आपको फिर एक बार हम सबको मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश में समाजवाद लाने के लिए और इस देश में हम सबके बीच में साझी शहादत, साझी विरासत, ये जो हमारे देश के पूरे गंगा जमनी तहजीब है, इसकी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए फिर एक बार बिल्कुल वैसी लड़ाई चाहिए, वैसी लड़ाई जहां पूरा हिंदुस्तान एक खड़ा हो। हम चुनाव की बात सोच रहे हैं, चुनाव जरूर, बिहार में सत्ता में अभी बदलाव आया, नीतीश जी ने फिर एक बार उन्होंने कहा है कि नहीं, बीजेपी के साथ नहीं रहा जा सकता है, चले आए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या गारंटी है कि ये फिर नहीं चले जाएंगे, तो हमने कहा कि गारंटी पॉलिटिक्स में नहीं होती है, पॉलिटिक्स में कोई गारंटी नहीं होती है, गारंटी है जनता। अगर हम हैं, हम सजग हैं, हम लड़ रहे हैं, तो हमसे बेहतर, जनता से बेहतर तो कोई गारंटी हो ही नहीं सकती। तो बिहार और देश की जनता वो गारंटी है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि 24 की लड़ाई है, और जो बिहार में हुआ, अगर ये माहौल पूरे देश में बनता है तो पूरे देश के पैमाने पर जरूर भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि चुनाव में आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे सामने जरूर आज इस बात को ध्यान देना ही होगा कि बीजेपी जिनकी ताकतवर है, अभी देख लीजिए बिहार में सत्ता से बाहर होकर के वो क्या नहीं कर रहे हैं, कितनी बौखलाहट है, कितनी साजिशें चल रही है। ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार गया, कबूल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका में फिर भी अभी थोड़ा बहुत लोकतंत्र जो भी है, न्यायपालिका है, मीडिया है, ट्रंप को उतना समर्थन नहीं था, मानना पड़ा। हमारे देश में आज ये जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, विधायक खरीदते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं, हर चीज को खरीद रहे हैं, तो 24 में अगर हम चुनाव में इनको हरा भी देंगे तो निश्चित तौर पर ये चुनाव भर का मसला नहीं है। इसीलिए लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है और लड़ाई व्यापक है। हमारे बहुत सारे विपक्ष के दल है, कह रहे हैं कि भाई हमें, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से लड़ाई नहीं, आरएसएस में अच्छे लोग हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि आरएसएस से हमारी लड़ाई नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि अदानी अंबानी से हमारी लड़ाई नहीं है। और हम तो देख रहे हैं कि आज जो हमारे लोकतंत्र के सामने जो चुनौती है, जो पूरे इतने बड़े पूरे लोकतंत्र को ही चुनौती दे रहे हैं, वो आरएसएस भी है, वो अदानी अंबानी भी है, वो अमेरिका भी है। इसलिए हमें जो लड़ना है लोकतंत्र को बचाने के लिए, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है। जैसे आज़ादी की लड़ाई थी, तो उसी भावना के साथ, उसी समर्पण के साथ, उसी साहस के साथ और उसी तरह की एक जबरदस्त एकता और जोश खरोश के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और जब लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भरोसा है, इस मुल्क ने बार बार साबित किया है कि जब ऐसी जरूरत आती है हमें लड़ना आता है, और जब हम लड़ते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और इस देश की आज़ादी, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र, इसकी पूरी गारंटी, इसकी हिफाजत हम लोग करते रहेंगे। इसी के साथ आपके गया के तमाम अपने साथियों को, शहर के तमाम प्रबुद्ध नागरिकों को मैं फिर एक बार पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपका क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। और आने वाले दिन में हमारी एकता, हमारी आपसी सहयोग ये और मजबूत हो, क्योंकि समय बहुत कठिन है, कठिन दौर में बहुत कठिन लड़ाई हमें लड़नी है और जीतना है इस लड़ाई को। तो हम सब लोग साथ चलें और साथ चल करके इस पूरे मंजिल इसको तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड दीपक भट्टाचार्य जी, बहुत ही तफसील से जो सूरत हाल है मुल्क की, उसके बारे में रोशनी डाली है। अब मैं आज की इस कन्वेंशन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष एडवोकेट फैयाज हादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपनी बातों पर